Hello, good morning, students. Today we will discuss about the Newton law of motion. हम जानते हैं कि न्यूटन जो कि गति के जो नियम हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट है। वो कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन से रिलेटेड वो 3 नियम दिए थे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो बारी बारी से हम एक एक लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे और इसके एप्लीकेशन और इसके एग्जाम्पल के बारे में भी जान पाएंगे, जो हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा यूजफुल होगा। तो सबसे पहले है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें एक फिजिकल क्वांटिटी, एक टर्म्स के बारे में बताता है। एक टर्म है अपने पास इनर्शिया, जिसको हिंदी में हम जड़त्व बोलते हैं। ये होता क्या है, पहले मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज किया एक आपके पास एक पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां लगी हुई है, ठीक है। इस पेड़ को हम यदि हिलाते हैं, हिलाने पर मीन्स फोर्स लगाते हैं, तो इसकी कुछ पत्तियां अपने आप नीचे की तरफ गिर जाती है। वो इसका मीनिंग क्यों गिर जाती है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इनकी पत्तियां है वो अपने आप नीचे फॉल डाउन होती है जब आप इसके फोर्स लगाकर इसको हिलाते हो। इसका कारण एक होता है स्टूडेंट्स कि जब फोर्स लगाते हो तो ये जो पेड़ है वो किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन ये पत्तियां किस में रहना चाहती है, रेस्ट में रहना चाहती है। यानी ये तो विराम अवस्था में रहना चाहती है, और पेड़ किस में आ जाता है, गति में आ जाता है, जिसकी वजह से इससे अलग होकर नीचे गिर जाती है। इसी तरीके से गीले कपड़े को जब सुखाया जाता है तो उसको पहले फोर्स लगा के उसको झड़काया जाता है। वो भी यही कारण होता है कि उसका जो पानी है वो निकल जाता है। वो क्या कारण होता है उसका, वो इनर्शिया होता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन ही होता है। क्या इसको यदि हम एक्सप्लेन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, जब हम कपड़े को झड़काते हैं तो कपड़ा तो मोशन में आ जाता है, लेकिन जो उसके अंदर वाटर के पार्टिकल है कपड़े के अंदर, वो किस में रहना चाहते हैं, रेस्ट में, इसलिए उससे अलग हो जाते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या इनर्शिया हमें ये बतलाता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिस सिचुएशन में है वो उसे में रहने की कोशिश करती है। ऑलवेज ट्राई टू, इफ़ यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और यदि वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, जो डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे 2 तो मैं आपको बता चुका हूँ। और भी अपने पास जैसे बस के अंदर यदि हम बैठे हैं या कोई ट्रेन में बैठे हैं तो चलती है या वो फिर रुकती हुई है, चलती हुई रुकती है, तब कभी हम आगे की तरफ गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं। वो भी एग्जाम्पल है लॉ ऑफ इनर्शिया के, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर इनर्शिया को भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है अपने पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है। कब तक, जब तक उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। यही तो लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और सेकंड है अपने पास इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी कोई जैसे चलती हुई ट्रेन है या चलती हुई बस है, अचानक रुकती है तो हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। वो भी यही कारण होता है, किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। यानी जो ट्रेन है वो मोशन में थी, हमारी बॉडी भी मोशन में थी। ट्रेन अचानक सडनली रेस्ट में आ जाती है तो हमारे बॉडी का जो लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो भी ट्रेन के साथ रेस्ट में आ जाता है। लेकिन अपर पार्ट है वो किस में रहना चाहता है, मोशन में रहना चाहता है। इसीलिए हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। एक ये भी कारण होता है, ये किसका, इनर्शिया ऑफ मोशन का। जो ये वाला एग्जाम्पल है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। तो थर्ड जो पार्ट होता है वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमें क्या बतलाती है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही पार्ट है ये भी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये बताती है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लिया अपने पास ये एक स्ट्रेट रोड है, अचानक कोई मोड़ आ जाता है, इस पर हम ऐसे टर्न लेते हैं हम। ये आपका कोई व्हीकल है, मान लिया बस में बैठे हो तो बस भी क्या करती है, ऐसे मूव करती है और टर्न लेती है स्पीड से। तो आप जब यहाँ विंडो पे बैठे हैं तो बाहर की तरफ आउटवर्ड इन डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर बाहर की तरफ गिर पड़ते हो, मतलब टेढ़े हो जाते हो,
ऐसे बाहर की तरफ गिर पड़ते हैं। इसका कारण क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में हमें यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के पार्ट में क्या पता चलता है कि यदि कोई बॉडी मोशन में है और स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती रहेगी। कब तक? जब कोई बाहर से इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमें यही बतलाता है कि कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और यदि स्ट्रेट लाइन मोशन में है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। तो ये तो था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। ये हमें याद रखना है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो इनर्शिया के बारे में हमें बतलाता है। यदि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बताएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में बताएगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के अंदर जो हमारे डेली लाइफ की बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताई है, ये सारी सारी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर बेसिस होती है। जो एक कंसेप्ट हम पढ़ते हैं इनर्शिया का, वो किससे इंटरकनेक्टेड है? वो लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से ही रिलेटेड है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बतलाता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें मोमेंटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिसको हिंदी में संवेग बोलते हैं। मोमेंटम मोमेंटम होता है, एक तो सिंपल डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैटर मोशन कंटेन इन द बॉडी, कि किसी बॉडी के अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है वो मोमेंटम कहलाता है। दूसरा मोमेंटम होता है कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी एक्वायर्ड या वेलोसिटी ऑफ द एक्वायर्ड बाय द बॉडी या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कोई बॉडी चल रही है, जैसे एग्जांपल ये कोई बॉल है अपने पास, इस बॉल का मास m है, वेलोसिटी v से चल रही है, तो इसका मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। p किसको रिप्रेजेंट करता है? मोमेंटम को, और m रिप्रेजेंट करता है मास को, और v रिप्रेजेंट करती है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, दैट इज द मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है हमने। इसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करता है फोर्स के कंसेप्ट को। ये बात हमने याद रखनी है, फोर्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करेगा। तो कैसे निकालते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बतलाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट, इसका मास m है, वेलोसिटी v से इस पार्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर चल रही है। यदि इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं इस साइड से, तो बॉडी कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी। हम फोर्स की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के। या वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोमेंटम के। जितना ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उसकी वेलोसिटी भी उतनी बढ़ती जाएगी। इट मीन्स ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मोमेंटम के अंदर जो चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फोर्स के। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि आप फोर्स लगाते जाते हो तो उसके मोमेंटम के अंदर भी उतना ही चेंज आता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी है, समझनी है, तो कैसे करेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि मोमेंटम चेंज होगा टाइम के साथ तो वो सीधे अनुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लगाए गए बल के, अप्लाइड फोर्स के। इसको हटा के हम कांस्टेंट लगा देते हैं। ये के कोई कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी है, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? के डी पी बाई डी टी। यदि के कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले ले तो F इज इक्वल टू अपने पास बन जाता है डी पी बाई डी टी। ओके, तो बट P इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? एम वी। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डी पी एम वी बाई डी टी। मास तो चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर ले लिया, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई एक अपने पास, F इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी।
एंड हम जानते हैं कि जो डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है वो होता है एक्सेलरेशन, जिसको हिंदी में त्वरण बोलते हैं। ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये वैल्यू रखेंगे तो किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू एम, वैसे का वैसा लिखेंगे डी वी बाई डी टी ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है F इज इक्वल टू एम में। इसी से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं फोर्स की। तो देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको एक्सप्लेन करता है, फोर्स को एक्सप्लेन करता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम तो हुआ था, तो अब एक्सेलेरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ। तो इसकी यूनिट यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस में मेजर करेंगे फोर्स को, तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मास की यूनिट किलोग्राम होती है, एक्सेलेरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा 1 न्यूटन। इसको न्यूटन भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में बतलाया था, तो इसी के समान के रूप में इसकी यूनिट रखी गई है न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये तो था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, जो हमें बतलाता है बच्चों फोर्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर और बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है ये। अब हम इसका न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बतलाता है, ये बताता है कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमारे ऊपर क्या करती है, फोर्स लगाती है। उतना ही लगाती है जितना हमने लगाया है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये अपने पास कोई एक टेबल है, इस टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, अपने वेट के अकॉर्डिंग क्या करती है, नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, और फोर्स कितना होता है mg, ये फोर्स लगाती है। इसको बोलते हैं हम एक्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया। इसी तरीके से ये कोई टेबल है अपने पास, और ये बुक है या कोई बॉक्स है। अपने वेट के अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट है नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको हम क्रिया बल बोलते हैं, एक्शन फोर्स। इसी प्रकार से ये टेबल भी ऊपर की तरफ सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाएगा, जिस उतना ही जितना ये लगाते हैं। सपोज किया ये 4 न्यूटन लगा दिया इसने, तो ऊपर की तरफ भी 4 न्यूटन ही लगेगा, और इस फोर्स को बोलते हैं हम रिएक्शन। दोनों का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मीन्स वैल्यू तो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें यही बतलाता है कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये बल है, फोर्स है, दोनों बल है, ये रिएक्शन फोर्स है। इसको हिंदी में प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, रिएक्शन फोर्स। कि एक्शन एंड रिएक्शन both are equal but opposite in direction। डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, अपोजिट। आप इस डायग्राम में, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखा है, इसके अंदर आप देख भी रहे हो कि डायरेक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल की दोनों भी क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि एक्शन एंड रिएक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सारे डेली लाइफ के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। वॉकिंग ऑफ द मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कि जब ग्राउंड पे हम चलते हैं, हमारा पाँव हैं, हम ऐसे फोर्स लगाते हैं, जब भी ऐसे चलते हैं तो पाँव ऐसे ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो ये यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगता है। तो अर्थ पे लगाते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, ये ह्यूमन फेट है, तो एक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगता है, तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा। ये रिएक्शन दो कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ज हो जाता है। हॉरिजेंटल यदि थीटा है तो रिएक्शन कॉस ऑफ थीटा, और ये रिएक्शन आर साइन थीटा। ये तो हमें ये वाला जो फोर्स कंपोनेंट है हेल्प करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करने के लिए, और ये वाला जो कंपोनेंट है फोर्स का वो हमारी हेल्प करता है बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। यहाँ भी यूज करते हैं। रॉकेट है, मिसाइलें छोड़ी जाती है, ये सारा सारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। रिकॉइल ऑफ द गन है, बंदूक जब चलाई जाती है जो काफ़ी हैवी होती है, वो पीछे की तरफ झटका मारती है, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल पे काम करती है। तो इस तरह के बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के, जो डेली लाइफ के अंदर यूज होते हैं।
तो thank you students, please subscribe my channel and watch continuously and complete this video, and thank you very much.